Hello students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about महानवमी डिब्बा। ये एक ऐसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। विजयनगर का जो लार्जेस्ट बिल्डिंग माना जाता है वो किंग्स पैलेस माना जाता है और उसके दो प्लेटफॉर्म थे, एक ऑडियंस हॉल और एक महानवमी डिब्बा। तो ऑडियंस हॉल के बारे में भी हमने पढ़ा था और ऑडियंस हॉल्स में वुडन पिलर्स हुआ करते थे और उससे अटैच स्टेयरकेस हुआ करती थी जो नेक्स्ट फ्लोर पर यानी सेकेंड फ्लोर पर ले जाती थी। एंड महानवमी डिब्बा यानी इसका जो नाम रखा गया था वो नवरात्रों की 9th डे के ऊपर रखा गया था और इसको भी क्या किया गया था, ये भी हाईएस्ट पॉइंट पे था सिटी के, यानी 11,000 स्क्वायर फीट ये सिटी से ऊंचा था और इसकी जो हाइट थी वो 40 फीट की हाइट थी। एंड इसे भी वुडन स्ट्रक्चर से सपोर्ट दी जाती थी और उस पर बहुत अच्छी कार्विंग की गई थी और जो कार्विंग वर्क किया गया था वो 9th डे की स्टोरी को डिपिक्ट करता था। जो सितंबर और अक्टूबर यानी ऑटम के टाइम पीरियड में नवरात्रे आते हैं उसका जो 9वां दिन होता है उसकी स्टोरी को ये डिपिक्ट करता था। और 10वें दिन नॉर्दर्न इंडिया में दशहरा मनाया जाता है और इसे दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन को बहुत ख़ास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था उस टाइम पीरियड में। विजयनगर के नायक्स, किंग्स और अदर स्टेट के जो किंग हुआ करते थे वो इकट्ठे हुआ करते थे और सेलिब्रेशन किया करते थे, विच वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ 4.2 अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। तो हम दूसरी बिल्डिंग्स की बात करेंगे रॉयल सेंटर की। तो रॉयल सेंटर की बहुत सी मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी, लेकिन उनमें से हम एक मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग की बात करेंगे जिसे लोटस महल के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? लोटस महल के नाम से। तो ये जो लोटस महल था ना, इसे नाम दिया गया था एक ब्रिटिश ट्रैवलर्स के द्वारा। मतलब इसका जो बिल्डिंग का जो नाम था वो एक ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने रखा था और उसने ये नाम रखा था उसका लोटस महल। और ये 19th सेंचुरी की बात है। 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश ट्रैवलर ने एक बिल्डिंग का नाम रखा था लोटस महल। और ये भी कहा जाता है कि ये जो मतलब बिल्डिंग है किसका सिंबल है? रोमांस का सिंबल है, यानी इसे काफ़ी रोमांटिक बिल्डिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमांटिक बिल्डिंग भी कहा जाता है। लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री है कि इस बिल्डिंग का जो मेनली यूज़ किया जाता था वो किस लिए यूज़ किया जाता था। यूज फॉर मतलब अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जितने भी हमने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में पढ़े वो मेनली मिस्टीरियस ही रह गए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ऑडियंस हॉल था उसमें स्पेस बहुत कम था, तो ये हिस्टोरियंस को नहीं पता चल पाया कि ये जो हॉल है उसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कि उसका नाम था ऑडियंस हॉल, लेकिन उसके स्पेस को देख के नहीं लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो वहाँ इंक्लूड हो पाती थी। और जैसे महानवमी डिब्बा के बारे में भी हमने पढ़ा कि वहाँ इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता था, लेकिन स्पेस को देखा जाए तो ये एक बहुत ही एनिग्मा ही बन गया है, सीक्रेट ही बन गया था। तो ऐसे ही जो लोटस महल था उसके लिए भी एक मिस्ट्री बन गई थी। हिस्टोरियंस को अभी तक नहीं पता कि ये जो बिल्डिंग है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी। तो जब मैकेंजी ने मैप बनाया था, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने अपना फर्स्ट टॉपिक किया था कि कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर का मैप बनाया था, तो उन्होंने मैप ड्रा करते टाइम ये सजेशन दिया था कि हो सकता है कि लोटस महल का जो यूज़ किया जाता था वो शायद काउंसिल चैम्बर के लिए यूज़ किया जाता था, यानी ऐसी जगह जहाँ पर राजा महाराजा लोग मीटिंग्स किया करते थे या कोई ऑफिशियल रूल पास किया जाता था या उस रूल के लिए कोई मीटिंग करनी होती थी या कॉन्फ्रेंस करनी होती थी तो इस बिल्डिंग में की जाती थी। तो ऐसा आइडिया लगाया गया था मैकेंजी के द्वारा कि लोटस महल को एक काउंसिल चैम्बर की तरह यूज़ किया जाता था। तो किंग और जो उनके एडवाइज़र्स हुआ करते थे वो वहाँ पर मिला करते थे। तो यहाँ पे कौन इकट्ठे हुआ करते थे? किंग एंड हिज एडवाइज़र। और यहाँ पे कोई रूल पास किया जाता था या कोई ऑफिशियल डिसीज़न या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न यहाँ पे डिस्कस किया जाता था या लिया जाता था। ऐसा कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी ने बताया था कि शायद ये काउंसिल चैम्बर की तरह बिल्डिंग को यूज़ किया जाता था।
तो जब हमने रॉयल सेंटर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी तो मैंने ये भी बताया था कि रॉयल सेंटर और सेक्रेड सेंटर दोनों में ही टेम्पल्स थे काफ़ी सारे विजयनगर के, और जो रॉयल सेंटर था उसमें 60 टेम्पल्स पाए गए थे। तो हम इनमें से ही क्या करेंगे, एक टेम्पल की डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है हज़ारा रामा टेम्पल। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल रहेगा। क्यों रहेगा इसका रीज़न हम अभी जानेंगे। तो हज़ारा रामा टेम्पल जो था वो बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर का था, विजयनगर के रॉयल सेंटर का टेम्पल था ये एक। और ये मेनली जो टेम्पल यूज़ किया जाता था ना, तो ऐसे कहा जाता था कि ये जो टेम्पल है वो यूज़ किया जाता था शायद किंग और उसकी फैमिली के द्वारा, यानी यहाँ पे जो पूजा वगैरह की जाती थी वो किंग और उसकी फैमिली ही करती थी। तो हज़ारा रामा टेम्पल जो है वो किंग और उसकी फैमिली के द्वारा यूज़ किया जाता था। लेकिन उसमें क्या था कि जो हज़ारा राम टेम्पल है उसके जो मेन श्राइन्स थे वो मिसिंग थे, वहाँ की जो इमेजेस थी वो हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकैवेशंस के वर्क में नहीं मिले थे। लेकिन वॉल्स पे कुछ स्कल्प्टेड वर्क किया गया था, यानी पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ की गई थी, तो उनसे पता चला था कि वहाँ पे क्या स्टोरी डिपिक्ट की गई थी। तो ये पता चला था कि उन वॉल्स पे रामायण की स्टोरी को डिपिक्ट किया गया था, यानी रामायण की कहानी को बताया गया था। रामायण हमें पता ही है क्या है, रामायण जो राम भगवान की जीवन गाथा है उसे रामायण कहा जाता है। तो उस स्टोरी को वहाँ के टेम्पल्स की वॉल्स डिपिक्ट करती थी। तो जो विजयनगर की बिल्डिंग्स वगैरह थी या पूरी सिटी जो थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, सैक्ड हो गई थी, और उसका जो ट्रेडिशन था बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने का, उसे कंटिन्यू किया गया नायकाज़ के द्वारा, यानी नायकाज़ ने उन चीज़ को संभाल के रखा था। और उन्हीं बिल्डिंग में से कुछ बिल्डिंग जो है वो आज भी सर्वाइव करती हैं, और उन्हीं से ही हिस्टोरियंस को काफ़ी ज़्यादा विजयनगर के बारे में पता चला था। तो यही टॉपिक था आपका अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। तो इसमें हमने मेनली जो इसके बारे में पढ़ा वो लोटस महल था, और इस बिल्डिंग का जो नाम था वो ब्रिटिश ट्रैवलर के द्वारा रखा गया था। और ये काफ़ी रोमांटिक बिल्डिंग उसने कही थी कि एक रोमांटिक बिल्डिंग है, लेकिन आज तक नहीं पता चल पाया कि इस बिल्डिंग को यूज़ करने का जो पर्पज़ था वो क्या था। तो मैकेंजी ने ये बताया था कि हो सकता है कि शायद ये जो बिल्डिंग है वो काउंसिल चैम्बर की तरह यूज़ की जा रही थी, जिसमें किंग और उसके एडवाइज़र जो थे कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न या रूल्स वगैरह या जो भी किंग के डिसीजंस या बातें हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी, वो इस चैम्बर में हुआ करती थी, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया, अनुमान लगाया गया था। फिर हमने एक टेम्पल्स की बात की, टेम्पल हज़ारा रामा टेम्पल। इस टेम्पल को जो है मेनली किंग और उसकी फैमिली यूज़ किया करती थी, लेकिन इस टेम्पल के जो मेन श्राइन्स थे वो गायब थे, लेकिन वॉल्स में कुछ ऐसी पिक्चर्स बनी हुई थी जो रामायण की कहानी को डिपिक्ट करती थी। तो यही सब हमने पढ़ा था अदर बिल्डिंग्स के बारे में रॉयल सेंटर की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज़ सेक्रेड सेंटर। तो सेक्रेड सेंटर में भी क्या थे, काफ़ी सारे टेम्पल्स की बात की गई थी यहाँ पे भी। जैसे हमने पढ़ा कि रॉयल सेंटर्स में भी टेम्पल्स हुआ करते थे, 60 टेम्पल्स वहाँ थे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ टेम्पल्स थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ जाता है दैट इज़ चूजिंग अ कैपिटल। मीन्स जो विजयनगर था उसे कैपिटल यानी मेन जगह क्यों बनाया गया था, उसका जो नाम था, जैसे हमने बात की थी कि विजयनगर एक सिटी भी थी और विजयनगर एक एम्पायर का नाम था, तो इसे क्यों चूज़ किया गया था, उसके कुछ कारण थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, प्लीज़ अपनी नोटबुक और बुक में मार्क कर लें। इसमें से हमारे 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कहता है कि जो विजयनगर का नॉर्दर्न एंड था, यानी नॉर्दर्न साइड जो था उसका जो एंड था विजयनगर का वो रॉकी था। क्या था, रॉकी था, यानी चट्टानों से बना हुआ था, और ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर, और वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर था। तो लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि वो जो रॉकी एरिया थी ना वो एक टाइम पे शेल्टर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, शेल्टर हुआ करती थी। और किसका शेल्टर हुआ करती थी, मंकीज़ का। यानी वहाँ पे कौन से मंकीज़ रहते थे, वाली एंड सुग्रीव। ये सुने सुने नाम लग रहे होंगे आपको, वाली और सुग्रीव। तो वाली और सुग्रीव जो हैं वो रामायण के करेक्टर्स हैं। हमने पढ़ा ही था जब सीता माता का अपहरण हो जाता है
तो जो राम भगवान होते हैं उन्हें हनुमान जी जो है वो वाली और सुग्रीव की जगह पर ले जाते हैं। तो ये वही जगह है रोकी शेल्टर जहाँ पे वाली और सुग्रीव जो थे, मतलब मंकी की फॉर्म में होते हैं वो, तो वहाँ पे उनका रहना होता है, शेल्टर होता है। वहाँ पे राम भगवान उन्हें लेकर गए थे, जैसे रामायण में बताया गया था। तो उस शेल्टर को क्या कहा गया, रोकी शेल्टर या शेल्टर्स ऑफ मंकी भी कहा गया था। तो एक ऐसी जगह थी वहाँ पर जहाँ पे मंकी शेल्टर या हम कहेंगे रोकी शेल्टर बना हुआ था। लेकिन दूसरा कोई ट्रेडिशन ये कहता है कि जो इनकी गॉडेस थी, यानी जैसे हम्पी की जो गॉडेस थी, यानी विजयनगर की जो गॉडेस हम्पी देवी, या जिसे हम पंपा देवी के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। एक तो रीज़न ये हो गया कि वो जो शेल्टर था मंकीज का शेल्टर था, यानी वाली और सुग्रीव का। लेकिन कईयों ने ये कहा कि जो पंपा देवी थी ना, इनकी गॉडेस, जिनके नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया था हम्पी, तो पंपा देवी, ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था, पेनेंस किया था। पेनेंस मीन्स तपस्या की थी। और ये तपस्या क्यों की थी उन्होंने, ये तपस्या की थी उन्होंने मैरिज करने के लिए, और वो मैरिज करना चाहती थी विरूपक्षा नाम के पर्सन से। किससे? विरूपक्षा नाम के पर्सन से। और विरूपक्षा जो थे ना, वो शिव भगवान के एक रूप माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शिव भगवान के रूप माने जाते हैं। तो वो इनसे शादी करना चाहती थी। तो शादी करने के लिए उन्होंने इस जगह पर तपस्या की थी पंपा देवी ने। तो इसलिए इस जगह पे क्या बनाया गया था, टेम्पल बनाया गया था। तो दो स्टोरीज इससे रिलेटेड हैं जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि वहाँ पर शेल्टर हुआ करता था वाली और सुग्रीव का, और दूसरा कि जो पंपा देवी थी उन्होंने क्या किया था, पेनेंस किया था विरूपक्षा को पाने के लिए। और विरूपक्षा जो थे वो शिव भगवान की एक रूप कहे जाते थे। तो इसी दिन को यहाँ पर सेलिब्रेट भी किया जाता था, यानी यहाँ पे हर साल मैरिज की जाती थी, एक सेलिब्रेशन किया जाता था, मैरिज की जाती थी पंपा देवी और विरूपक्षा की। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो है वो तुलसी देवी की जो है मैरिज की जाती है शालिग्राम जी से, अगर आपने सुना हो, ये सेलिब्रेशन देखा हो मंदिरों में। तो ऐसे ही वहाँ पे भी ये मैरिज की जाती थी पंपा देवी की विरूपक्षा नाम के भगवान से। तो ये सेलिब्रेशन वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था। तो इन्हीं हिल्स में और एक और भी मंदिर पाया गया था जिसे जैना टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जैना टेम्पल्स के नाम से जाना जाता। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जैना टेम्पल्स था वो प्री विजयनगर टाइम से पहले का था, यानी विजयनगर के बनने से पहले का ही वहाँ पर ये टेम्पल बनाया गया था, बना हुआ था। और ये भी काफ़ी सेक्रेड ट्रेडिशन से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जो टेम्पल्स बनाए गए थे ना, तो टेम्पल्स की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? लॉन्ग हिस्ट्री हुआ करती थी। जैसे हम अपने हर चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि जो टेम्पल्स को बनाने के लिए फंड्स वगैरह चाहिए होते थे, तो इन टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट कराने के लिए फ़ंड चाहिए थे। और इन फंड को कौन प्रोवाइड करता था? ऑब्वियसली किंग्स लोग करते थे। लेकिन इन विजयनगर के टेम्पल्स को बनवाने के लिए किंग्स डायनेस्टीज़ ने फ़ंड प्रोवाइड किया था, यानी काफ़ी सारे जो किंग थे या किंग डायनेस्टीज़ थी, उन्होंने फ़ंड प्रोवाइड किया था टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, यानी कौन कौन से राजाएं थे जिन्होंने ये टेम्पल बनाए? जैसे पल्लवास, चालुक्यास, होयसाल्स एंड चोलास। तो इन लोगों ने, इन राजाओं ने क्या किया था, फंड प्रोवाइड किया था टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए। और हमें ये अच्छे से रीज़न पता है कि जो राजा महाराजा थे वो टेम्पल्स को बिल्ड क्यों करवाते थे, क्योंकि वो जो टेम्पल्स बने होते थे उनसे कहीं ना कहीं लोगों की क्या होती थी, फीलिंग्स अटैच होती थी। और जो राजा महाराजा होते थे वो ये कहते थे कि वो क्या है, डिवाइन एसोसिएटेड है, यानी भगवान से जुड़े हुए हैं, और उन्हें भगवान ने ही भेजा है जनता की रक्षा करने के लिए, जनता को संभालने के लिए। तो इस तरह से जो किंग थे अपने आप को टेम्पल से रिलेट करते थे, और लोगों का श्रद्धा बनाए रखने के लिए, उन पे विश्वास बनाए रखने के लिए वो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करवाया करते थे। और साथ ही साथ जो टेम्पल्स थे ना, उस टाइम पे वो सेंटर ऑफ लर्निंग का भी काम कर रहे थे, यानी स्कूल का काम भी कर रहे थे। यहाँ पे लोगों को पढ़ाया लिखाया भी जाता था। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ लर्निंग का जो काम था वो टेम्पल्स कर रहे थे। तो जैसे सेंटर ऑफ लर्निंग का ये काम कर रहे थे, तो ये जो टेम्पल्स की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी चाहिए होती थी, रिपेयरिंग वगैरह भी चाहिए होती थी। तो वो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वर्क भी कौन करवाते थे? किंग्स करवाते थे।
कौन करवाते थे? किंग्स करवाते थे। यानी अल्टीमेटली इन टेम्पल्स का जो भी रिसोर्सेज होते थे या जो मेंटेनेंस चार्ज होता था वो किंग्स बियर करते होते थे। और इन टेम्पल्स को क्या कहते हैं, देखो वहाँ पे कोई घूमने की और तो कोई जगह होती नहीं थी, तो लोग जो हैं वो टेम्पल्स को ही एक क्या बनाते थे, घूमने फिरने की जगह बनाया करते थे। तो रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर भी जो थे वो टेम्पल बन चुके थे। क्या बन चुके थे? रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर भी जो थे वो टेम्पल्स बन चुके थे। यानी मेनली जो मेन रोल प्ले कर रहा था विजयनगर का वो टेम्पल्स कर रहा था। लोग वहाँ पे रिलीजियस पर्पस से भी जाते थे, सोशल यानी इकट्ठे होते थे, गप्पे वगैरह करते थे, या ओकेजनली सेलिब्रेशन जो करते थे वो भी टेम्पल्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की जाती थी, और इकोनॉमिक सेंटर तो वो बन ही गए थे। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था चूजिंग अ कैपिटल की, इसी को ही कैपिटल क्यों चूज़ किया गया था। तो जो विरूपक्षा और पंपा देवी की एग्जिस्टेंस थी ना, वो विजयनगर यानी जो श्राइन्स थी, किसकी श्राइन? श्राइन्स ऑफ पंपा देवी एंड विरूपक्षा। तो ये जो श्राइन्स थी ना वो कहाँ पर पाई गई? विजयनगर में पाई गई, इसीलिए इसे एक एम्पायर के नाम से भी और इसे कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए विजयनगर को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो उस टाइम पे जो भी रॉयल ऑर्डर्स पास किए जाते थे, तो वो रॉयल ऑर्डर्स पे जो सिग्नेचर चाहिए होते थे, साइन चाहिए होते थे, वो विरूपक्षा के बिहाफ पे दिए जाते थे। श्री विरूपक्षा के बिहाफ पे वो सारे जो सिग्नेचर हैं या जो ऑर्डर्स हैं वो पास किए जाते थे। तो कन्नड़ स्क्रिप्ट से एक और बात पता चली थी कि वहाँ के जो राजा थे ना, कन्नड़ स्क्रिप्ट में ये बात कही गई है, वहाँ के जो राजा थे ना वो अपने आप को क्या रेफ़र करवाया करते थे या क्या बुलवाया करते थे? तो वो अपने आप को हिंदू सूरत राणा के नाम से जाना जाते थे। तो ये जो हिंदू सूरत राणा है, मतलब ये एक अरेबिक टर्म है। क्या है? अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है, अरेबिक टर्म जो सुल्तान, जिसका मतलब है सुल्तान। तो वहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को हिंदू सूरत राणा के नाम से जाने जाते थे, और इसका मतलब हो गया, लिटरली हम इसको ये कहेंगे कि ये कौन थे? हिंदू सुल्तान थे। यानी सूरत राणा का मतलब सुल्तान और हिंदू का मतलब हिंदू सुल्तान। तो ये बात जो है वो हमें कन्नड़ स्क्रिप्ट से पता चली थी, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ के जो राजा हैं वो अपने आप को क्या बुलवाया करते थे? तो वो हिंदू सूरत राणा के नाम से अपने आप को जाने जाते थे। तो जैसा इनका नाम था, वैसे इन्हें इनकी जो इम्पोर्टेंस थी वैसी इनकी बढ़ा चढ़ा के इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो कहा जाता था कि जब किंग्स लोग जो तो टेम्पल्स में विज़िट किया करते थे ना, तो उसे एक स्टेट ओकेज़न की तरह सेलिब्रेट किया जाता था, यानी एक सेलिब्रेशन की तरह लिया जाता था। जब राजा महाराजा जो थे वो टेम्पल्स में विज़िट किया करते थे, तो जो वहाँ के लोग थे वो उन्हें बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करते थे, और उन्हें अकम्पनी यानी उनका जो साथ दिया करते थे, नायकास दिया करते थे, यानी राजा महाराजा के साथ नायकास जाया करते थे। और जब ये लोग टेम्पल्स विज़िट किया करते थे उस दिन को काफ़ी ख़ास दिन मनाया जाता था, काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन लोगों के द्वारा किया जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो किंग थी वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे थे, लोग उन्हें काफ़ी रिस्पेक्टफुल देख रहे थे, और उनके विज़िट को काफ़ी ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता था। तो यही आपका टॉपिक है जिसमें हमने सेक्रेट सेंटर के बारे में पढ़ा, जिसका फर्स्ट टॉपिक था चूजिंग अ कैपिटल, और साथ ही हमने लोटस महल के बारे में और हजारारामा टेम्पल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.